2:15 पर बेनज़ीर का काफ़िला फैज़ाबाद पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनज़ीर का काफ़िला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त बेनज़ीर खड़ी हुई और उनकी लैंड क्रूज़र की छत से उनका चेहरा ज़ाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनका सलाम कबूल कर रही थी, और उनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनज़ीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। हिराल्डो अपनी किताब में लिखते हैं, 3:16 पर बेनज़ीर के काफ़िले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रखना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। उस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रहीं और उनका चेहरा एस्केप हैच के बाहर नज़र आ रहा था। उसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं और उनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही, क्योंकि उनके हामियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गई और उनके इमरजेंसी हैच से उनके सर और कंधे नज़र आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। ऑनबेंट जोन्स लिखते हैं, सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल बेनज़ीर का कातिल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचा, जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूँकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर एस्केप हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिरी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। जबकि हिराल्डो लिखते हैं, नाहिद खान, जो बेनज़ीर के दाएं तरफ बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज़ें सुनी, बेनज़ीर नीचे गिरी और उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में आ गिरा। उनके सर और कान से तेज़ी से खून बह रहा था और उनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए थे। मखदूम अमीन फ़हीम, जो बेनज़ीर के बाईं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनज़ीर गिरी तो उनके जिस्म में ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए। ड्राइवर कार लोहे के रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने उसी हालत में कार को बाईं तरफ मोड़ दिया। कार उसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूज़र ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जायवोका पर मौजूद कमांडो गाड़ियों ने बेनज़ीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और ज़ख्मी अफराद की वजह से आगे ना बढ़ सके। नाहिद खान ने ओवन बेंट जोन्स को बताया, हमारे सामने बेनज़ीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा ना था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनज़ीर को उस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनज़ीर के तर्जमान शिरीन रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद फ़ौरन बेनज़ीर को स्ट्रक्चर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी
تو نہ نبض چل رہی تھی اور نہ ہی وہ سانس لے رہی تھی۔ ان کی آنکھیں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہری تھیں اور ٹارچ کی روشنی سے بھی ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ان کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا اور وہاں سے ایک سفید مادہ نکل آیا تھا۔ موت کے مکمل شواہد کے باوجود ڈاکٹر سعیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اورنگ زیب خان بھی ان کی مدد کو پہنچے۔ 1 منٹ کے اندر ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالی گئی۔ 5:50 پر ہسپتال کے سینئر فزیشین پروفیسر مصدق خان نے وہاں پہنچ کر چارج سنبھالیا۔ بے نظیر کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ حملے کے 50 منٹ بعد 6 بجنے سے کچھ منٹ پہلے ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے۔ پروفیسر مصدق خان نے ان کا سینہ چاک کیا، ان کے دل کی اپنے ہاتھوں سے مالش کرنے لگے، لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ 6:16 پر بے نظیر کو مردہ قرار دیا گیا۔ سارے مردوں کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کے لیے کہا گیا۔ ڈاکٹر قدسیہ انجم قریشی اور نرسوں نے ان کے جسم کو صاف کیا اور سر کی چوٹ پر پٹی لگائی۔ ان کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑے اتار دیے گئے اور انہیں ہسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب بے نظیر ہسپتال پہنچی تو ان کے جسم پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر دوپٹہ کہاں گیا۔ ڈاکٹر مصدق خان نے پولیس چیف سعود عزیز سے 3 بار پوسٹ مارٹم کی اجازت طلب کی، لیکن انہوں نے 3 بار اس کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے فیصلے کا دفاع کیا کہ انہیں بے نظیر کے اہل خانہ سے اجازت نہیں ملی ہے۔ رات 10:35 پر بے نظیر کی نعش کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قریبی چکلالہ ایئر بیس لے جایا گیا۔ 28 دسمبر کی رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی، جو چند منٹ قبل دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بھی بے نظیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ 28 دسمبر سن 2007 کو لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوستو، بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی اور بہت ہی جانباز اور مخلص سیاستدان تھی۔ اس کا قتل پاکستانی معیشت کا قتل تھا۔ یہ واحد لیڈر تھی جو بے باکی کے ساتھ غریب لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور بھرپور ان کو خیال تھا غریب لوگوں کا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرح یہ بھی اپنے باپ کی طرح جو ہے غریبوں کے ساتھ گھل مل جاتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے واقعات عام سمجھے جاتے ہیں جن کی بدولت قانون کوئی کام نہیں کر پاتا اور ایسے بڑے بڑے سیاستدان ایسے ہی قتل کیے جاتے ہیں۔